गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अच्छा सर, देखो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। एक बार इतना कंफर्म करो कि सर रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है कि नहीं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना सर? आप लोगों के पास मैसेज मिला होगा। यस सर। ओके सर। अच्छा, तो फिर अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर जीएसटी क्लास है और जीएसटी में हम लोग आईटीसी के बारे में बात कर रहे हैं सर। आईटीसी मतलब कंपनी आईटीसी नहीं रे बाबा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स बोल दिया था, क्वेश्चंस भी कुछ डील कर लिए, लेकिन अभी बेसिक्स पे भी नहीं और क्वेश्चंस पे भी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे बात कर रहे हैं सर। मतलब सेक्शन वाइज जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको एनालिसिस करने पे जुटे हैं। मतलब सेक्शन होता है ना सर, लॉ है, सेक्शन वाइज एनालिसिस तो बनता है। तो वही जो सेक्शन वाइज आईटीसी के एनालिसिस है उसी पे थोड़ा बातचीत चल रहा है। तो मैं चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ आईटीसी के बारे में डिटेल्स एनालिसिस। ठीक है, सेक्शन वाइज सेक्शन 16, 17, 18 का जो डिस्कशंस है उसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही प्रोविजंस कंप्लीट हो जाता है फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लोगे। मैं भी कुछ क्वेश्चन आंसर क्लास में डिस्कस करूंगा। तो ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करता है। एग्जाम में भी आईटीसी से जुड़ा हुआ सवाल जरूर पूछता है। केस स्टडीज क्वेश्चंस भी हो सकता है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकता है, प्रोविजंस रिलेटेड सवाल भी कर सकते हैं, कुछ भी सवाल हो सकता है। अगर हमें नॉलेज है तो हम किसी भी सब तरह का जवाब देने के लिए रेडी रहेंगे सर। ठीक है, तो चलो स्क्रीन शेयर करने से आपको बताते हैं। तो स्क्रीन शेयर है क्या? बोलो सर, क्या स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस यस सर। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग आईटीसी में बात कर रहे हैं, है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर हम देखते देखते हम लोग सर रेलिवेंट डेफिनेशंस बोल दिए हैं। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी में मेनली बात हो रहा है। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट मैं आज कंप्लीट कर लूंगा फिर धीरे धीरे मैं आपके साथ ब्लॉक क्रेडिट पे बात करूंगा। किस पे बात करूंगा सर? ब्लॉक क्रेडिट पे बात करूंगा। ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट और availability of credit in special circumstances। ठीक है, एंड हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड। आईटीसी के अंदर मेन मेन यस नील, गुड इवनिंग आयन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नील आयन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, तो जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, फिर हम लोग बात करेंगे ब्लॉक क्रेडिट पे, मतलब कौन सा आईटीसी क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं होता है, मतलब बिजनेसमैन को कब कब आईटीसी अवेल ब्लॉक कर दिया जाता है। देखो सर, मैं बेसिक बात फिर से नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आईटीसी पे बहुत बेसिक चर्चा कर चुका। अब क्योंकि अभी आगे आगे ब्लॉक क्रेडिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बात कर रहे हैं और हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड पे बात करना बाकी है, तो उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जरा फोकस करें, जरा ठीक से फोकस करें। देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं और रियल लाइफ सिचुएशंस में एक बिजनेसमैन अपने आईटीसी को लेके किस तरह का सिचुएशन से गुजरते हैं उसके बारे में भी आपको आइडिया लगेगा। देखो सर, ये आईटीसी किसके लिए है? ये आईटीसी मेनली फॉर दी बिजनेसमैन, जो बेसिकली जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन होते हैं, उन्हीं को आईटीसी मिलता है इनपुट क्रेडिट। और ये इनपुट क्रेडिट का कैलकुलेशन आप लोगों को पता है ना सर, कि कैसे बेनिफिट मिलता है इनपुट क्रेडिट का, और जो जीएसटी लायबिलिटी में बचत देता है। जीएसटी लायबिलिटी में एक टैक्स पेयर्स को, एक जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन को किस हिसाब से टैक्स सेविंग्स करवाता है। तो जीएसटी को लेके मजाक नहीं और आईटीसी को लेके मजाक नहीं, क्योंकि ये बिजनेसमैन की दिल की धड़कन है। एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एनुअल लेवल में भी, हाफ ईयरली लेवल में उनको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास, जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो आईटीसी कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, इसका डिटेल्स नॉलेज as a chartered accountant, as a company secretary, as a cost accountant you must have। ओके, तो यही चर्चा का मेन विषय है
और इसीलिए आपको थोड़ा डिटेल्स में ही बताना मेरा भी फर्ज बनता है, और डिटेल्स में पढ़ना आप लोगों का भी फर्ज बनता है सर। ठीक है, हम लोग डिटेल्स के बिना चल नहीं सकते। अच्छा, ये सब हो चुका है, 16 सबसेक्शन 1 2 ये सब मैं बोल दिया सर। ये लास्ट दिन मैंने ये 100% और 5% का केस भी डिस्कस किया था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था कि आप मतलब अगर जीएसटी आईटीसी अवेल करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो अगर किसी के पास नहीं है, स्पेशली बायर और सेलर के बीच में जब डील होता है, तो आप कितना अवेल कर सकते हो या कितना अवेल नहीं कर सकते, इसके बारे में भी मैंने बोला था। अगर नोट्स किसी के पास अभी तक मैंने शेयर नहीं किया तो जरूर मुझे व्हाट्सएप करके थोड़ा जीएसटी आईटीसी का नोट्स मेरे से जरूर कलेक्ट कर ले सर। ठीक है। अच्छा, ये अजय सेल्स का भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, ये भी मैंने बोला था लास्ट दिन, एग्जांपल दिया था कि किस तरह से उसने जीएसटी की मतलब कितना आईटीसी अवेल कर पा रहा था और कितना नहीं, इसका भी चर्चा हुआ था। लेकिन आज क्या चर्चा होगा सर? सर आज का चर्चा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है। ये चर्चा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में बोला गया। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, रिसीप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस। ध्यान से सुनना बात को, एंड द रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स। ध्यान से सुनना, बार बार बोल रहा हूँ, जो आईटीसी क्लेम करना चाहता है, जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन अपना आईटीसी क्लेम करना चाहता है, नॉर्मली क्या होता है, ये चीज भूलना नहीं सर, आईटीसी क्लेम कौन करता है? आईटीसी क्लेम बायर करता है। ठीक है, बायर या फिर आप ऐसे बोलो परचेजर। ठीक है, अगर आप कोई चीज परचेज करते हो तो परचेज के टाइम पे आप इनपुट टैक्स पे करते हो। इनपुट टैक्स मतलब परचेज टैक्स। तो जो इनपुट टैक्स आप पे करते हो उसी को जब आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हो, नॉर्मली क्या होता है, अब आप कभी बायर बनते हो तो आप कभी सेलर बनते हो। कॉमन सेंस क्या है, एक बंदा बायर भी बनता है, वही बंदा बाद में सेलर भी बन जाता है। मानो आपका कोई दुकान है, ध्यान से समझना, आपका कोई दुकान है, आप कोई शॉप ओनर हो या फिर आप कोई ट्रेडर हो, तो आप जब ट्रेडर हो तो किसी से खरीदते हो फिर किसी को बेचते हो। तो जब आप बायर बनते हो तो आप किसी किसी से परचेस करके लाते हो प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी कॉमोडिटी या प्रोडक्ट परचेस करते हो, मानो एक 100 रुपीज का प्रोडक्ट है जिसपे आपने 18% का जीएसटी दिया, तो सरकार मतलब आपने एक 100 टका का प्रोडक्ट परचेस करने के लिए टोटल 118 का खर्चा किया, लेकिन इसमें से 18 टका जो है सर, 18 रुपीज जो है, दैट इज फॉर टैक्स। ओके, जो आपने प्रोडक्ट के लिए नहीं दिया, ये सरकार के टैक्स के लिए आपने दिया। अब ये जो 18 टका आपने टैक्स पे किया, अब ये आपके पास आईटीसी के हिसाब से अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान से सुनना बात को, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार इसके बारे में चर्चा हुआ है, क्वेश्चंस भी हुआ है, कैलकुलेशंस भी हुआ है, इवन बेसिक्स ऑफ जीएसटी में भी हुआ है, और आईटीसी के डिस्कशंस के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला। अब ये जो 18 टका आपके पास आईटीसी है, इस आईटीसी का कैसे इस्तेमाल होता है, हाउ टू यूज आईटीसी, बेसिक यूज ऑफ आईटीसी इज वेरी सिंपल। अब यही बंदा जब 100 का प्रोडक्ट एज ए सेलर, अब एज ए सेलर वो बाई करके लाया, अब वो उसको सेल करेगा। अब सेलर क्या करेगा, सेलर मतलब सप्लायर, सेलर को क्या बोल सकते हैं, सप्लायर भी बोल सकते हैं। अब सप्लायर क्या करता है, 100 का प्रोडक्ट पे मानो 10 टका का प्रॉफिट जोड़ दिया, अब प्रोडक्ट का उसके लिए दाम हो गया 110। अब 18% जीएसटी इसमें तब भी लगा था, मान के चलते अब भी लगेगा, तो 100 टका का 18% 18 टका होता था। अब 110 का 18% कितना होता है सर, जल्दी बोलो ना जरा, 110 का 18%, 110 का 18% कितना होता है रे? 19 टका 80 पैसा क्या? अरे यस सर 19 रुपीज 80 पैसा। नो पॉइंट टू बी नोटेड सर। अब गवर्नमेंट जब आप 110 का प्रोडक्ट पे मतलब 10 टका का प्रॉफिट जोड़ा आपने, अब 18% का जीएसटी लग गया प्रोडक्ट पे, क्योंकि गवर्नमेंट निर्धारित रेट है। अब गवर्नमेंट आपको बोलता है कि भाई सप्लायर 19 टका 80 पैसा हमारे के पास जमा कर, गवर्नमेंट के पास जमा कर। लेकिन तब सप्लायर बोलता है अरे रुको सरकार, अरे रुको सरकार। क्या कौन बोलता है सर, सप्लायर बोलता है अरे रुको सरकार। क्यों? उसके पास आईटीसी क्लेम है ना, उसके पास आईटीसी क्लेम है, इसलिए वो बोलता है रुको सरकार। सरकार को रोकने के लिए बोलता है, क्यों? क्योंकि वो आईटीसी क्लेम करेगा।
अब गवर्नमेंट उसको बोल रहा है कि भाई हमें आप 19.80 दे दो, हमें आप 19.80 दे दो। बट वो बोलता है मेरे पास आईटीसी जो है, तो 18 आईटीसी लेके उसके पास जो अवेलेबिलिटी है उसका मजा तो उठाए, उसका फैसिलिटी तो वो लेगा। अब सरकार को कितना जीएसटी देगा? 1.80। सर इसको बोलने के लिए इतना बात ये तो हम लोग जानते थे, आप पहले भी बोले हो और हम लोग भी जानते हैं। वेरी गुड सर, हम पहले भी बोले हैं और आपको भी पता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन सर इसमें कुछ बातें जोड़ना है यहाँ पर। ये जो 1 रुपी 80 पैसा, ये जो आईटीसी, ये जो जीएसटी लायबिलिटी हो रहा है, या फिर ये जो 18 रुपीज का आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हो, आप आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हो जब गुड्स आपने या सर्विस आपने रिसीव किया। अगर आपने गुड्स या सर्विस रिसीव ही नहीं किया तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। सर ये क्या बात हो गया? यस सर, ये जो बायर बन के आप गुड्स रिसीव ना करेंगे, ये जो बायर बने थे ना, तो आपने गुड्स खरीद के लाया तो गुड्स को रिसीव जरूर किए होंगे, अगर सर्विस खरीदे हैं तो सर्विस रिसीव जरूर किए होंगे। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए गुड्स रिसीव होना जरूरी है, रिसीव्ड ऑफ द गुड्स और सर्विस होना जरूरी है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट भी तो बन सकता है। क्या जरूरी है हम ऑलवेज गुड्स रिसीव करें एज ए बायर? क्या ये जरूरी है कि हम ऑलवेज गुड्स रिसीव करें एज ए बायर? क्या ऐसा हो सकता है कि बिना रिसीव करे हम बायर बन सकते हैं? हो सकता है, मे बी, बट इन सर्टेन सिचुएशंस, है ना, सर्टेन सिचुएशंस। अब वो सिचुएशंस को समझो सर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप उस सिचुएशंस को समझो। अगर आप सिचुएशन समझ जाओगे बिजनेस लेवल में, तो आपको ये जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 एंड क्लॉज बी का जो बात मैं कर रहा हूं, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो? अरे देखो तो सही, सर इसका एक नाम है बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल। सर क्या बोल रहे हो? बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल। बिल किसी जगह में जा रहे हैं, शिप कहीं और हो रहा है, ऐसा हो सकता है। बिल एक जगह में जा रहा है, शिप कहीं और हो रहा है। सर ऐसा कैसे होगा? यस सर, अंडर दिस मॉडल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ थर्ड पार्टी। गुड्स थर्ड पार्टी को जा रहा है, जैसे मानो सी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। कस्टमर के कहने पे गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहा है। सी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कस्टमर। सी कौन? थर्ड पार्टी। Under this model, the goods are delivered to a third party, that is C, on the direction of the customer. Customer कौन? B, who purchase the goods from A. B A से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। B कौन? सप्लायर। सॉरी, B कौन? परचेजर। B कौन है सर यहाँ पर? परचेजर। B इज परचेजर हियर। B यहाँ पर परचेजर है, जो कस्टमर भी है। परचेजर मतलब यहाँ पर कौन हो गया सर? कस्टमर हो गया। कस्टमर मतलब कौन हो गया? परचेजर हो गया। तो इन आवर एग्जांपल B is a customer. B who purchase the goods from the vendor. Vendor मतलब जो सप्लाई कर रहा है। Who is the supplier? A is the supplier. तो A, B और C, लेकिन यहाँ पर A और B बेसिकली, इसमें A कौन है? सप्लायर है। B कौन है? कस्टमर है। C कौन है? थर्ड पार्टी है। अब कस्टमर के कहने पे A प्रोडक्ट को C के घर में डिलीवरी कर रहा है, तो गुड्स रिसीव कौन कर रहा है? B जो कस्टमर है उसके कहने पे A C के घर में डिलीवरी कर रहा है। कस्टमर तो B है, तो फिर डिलीवरी C के घर में क्यों? कस्टमर बोल रहा है तो डिलीवरी हो रहा है। ठीक जैसे हम लोग नहीं करते, आजकल तो चलता है सर, मानो आप जोमेटो में खाना ऑर्डर किए, लेकिन अपने लिए नहीं, कस्टमर आप ही हो जोमेटो के लिए, लेकिन क्या हम किसी दूसरे फ्रेंड के घर में या रिलेटिव के घर में खाना भेज सकते हैं? प्लीज मुझे बताइएगा, क्या ऐसा संभव है? फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट ऑर्डर करके प्रोडक्ट मेरे घर में नहीं आएगा, किसी और के घर में पहुंचेगा। इज इट पॉसिबल? यस सर। पॉसिबल है सर? तो वैसे ही तो हो रहा है। अच्छा, जोमेटो बिल किसके नाम पे बनाएगा?
अच्छा मान लेते हैं जोमेटो उसी को बिल देगा, लेकिन बिल का पेमेंट हो चुका है, तो वो अलग बात, जोमेटो वाला केस अलग है थोड़ा सा, क्योंकि कस्टमर को ही वो मतलब जिसके पास डिलीवरी करेगा बिल उसी के हाथ में थमाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जोमेटो ना हो कि अगर नॉर्मल बिजनेस डील होता, तो वो बिल मेरे पास ही ईमेल कर देता और मैं उसको बोलता बस डिलीवरी किसी थर्ड पार्टी के घर में कर दो, दैट इज पॉसिबल। सो लेकिन सर यहाँ पर एक चीज हो रहा है, देखो कहता है कि आईटीसी अवेल करने के लिए गुड्स का रिसीव होना जरूरी है, लेकिन बी जो कस्टमर है उसने तो गुड्स रिसीव ही नहीं किया। मतलब एक बार प्रोविजंस ने रूल्स के हिसाब से बोला, फिर सेकेंड पॉइंट में ही उसका एक्सेप्शन उसके दिमाग में आ गया। तो इन द इफेक्ट टू सप्लाईज टेक प्लेस इन दिस सिनेरियो, ए टू बी एंड बी टू सी। एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्चुअली दो चीज हो रहा है, ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है, लेकिन बी बोल रहा है कि भाई मेरे घर में मत दो, आप डायरेक्टली सी के घर में दो। सिचुएशन एक्चुअली वही है, ए बी को देगा फिर बी सी को देगा, बट बी सी को और डायरेक्टली नहीं दे रहा है, ए को ही बोल रहा है कि आप सी के घर में डायरेक्टली दे दो। तो अंडर दिस मॉडल द कस्टमर मतलब रजिस्टर्ड पर्सन है जो who purchase such goods does not receive the said goods। ठीक जैसे कि हमारे केस में बी कस्टमर तो बन गया, आईटीसी भी अवेल करने के बारे में सोच रहा है, पर उसने गुड्स को रिसीव तो नहीं किया। हेलो, अब इसको अगर आप थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में देखोगे तो कुछ लुक्स लाइक दैट। थोड़ा देखिए जरा देखिए सर, ए कौन है, सेलर, बी कौन है, कस्टमर। ए बी को बोल रहा है, एक्चुअली जो बिल है सप्लाईज ए टू बी, अब ए बिल्स टू बी, एक्चुअली बिल ए बी को ही देगा। बिल जो है वो ए के तरफ से मतलब सेलर के तरफ से बायर के घर में ही जाएगा, मेन बायर यही है। पर बी के कहने पे ए सप्लाई कर रहा है सी के घर पे, गुड्स शिफ्ट और सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए टू सी ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी। बट खेल यही है यहाँ पर, एक बार हमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि आईटीसी अवेल करने के लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी हमें ये बताता है कि आईटीसी अवेल करने के लिए गुड्स का रिसीव होना जरूरी है। हाँ सर, आईटीसी अवेल करने के लिए गुड्स का रिसीव होना जरूरी है। दूसरी बात सेकेंड टाइम पे बोल रहे हैं, लेकिन जब सिचुएशन ऐसा हो तो उसको मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी फिट कर लिया जाएगा। मतलब माना यही जाएगा कि एक्चुअली गुड्स ए से बी के पास गया है और फिर बी से सी के पास गया है, जो वास्तव में हुआ नहीं है, पर फिर भी हम उसे मान लेंगे। And in that case, be entitled to avail ITC basis invoice issued by A as goods or service deemed to be received by B। तो ये एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ, पर हम डीम्ड कर देंगे, हम मान लेंगे कि हाँ ये बी रिसीव किया है। सर मान के इतना कुछ हो सकता है? अरे सर सिचुएशन तो एक्चुअली वही हुआ है, तो इसको मानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक तो एकदम आराम से जा रहा है, ठीक है। सो गुड्स और सर्विस being received actually by C entitled to avail ITC basis the invoice issued by B। C ITC कैसे रिसीव करेगा? There is a question, there is a question। सर B को जो ITC अवेल होगा वो A ने जो B को बिल दिया है उसके बेसिस पे, पर C को जो ITC अवेल होगा वो A के बिल से नहीं, वो B ने जो C को बिल दिया है उसके बेसिस पे। समझा करो सर, C तभी आईटीसी ले सकता है जब उसके पास B का बिल हो, वो A के बिल से आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। अब बोलेगा सर लेकिन प्रोडक्ट तो सप्लाई A ने C को किया है, हाँ कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तो B के कहने पे किया है। A ने C को प्रोडक्ट सप्लाई किया है, दैट्स ट्रू, बट वो B के डायरेक्शंस पे किया है। तो C के पास जो बिल आएगा ना B के नाम पे आएगा, ना कि A के नाम पे आएगा, और B के पास जो बिल जाएगा वो A के नाम पे जाएगा। तो B आईटीसी क्लेम करेगा A के बिल पे, C आईटीसी क्लेम करेगा B के बिल पे, ना कि A के।
भले ही ए ने ही सी को डिलीवरी किया। बोलो सर, बिल टू शिप टू मॉडल समझ में आ रहा है सर? हेलो, क्या आप लोगों को बिल टू शिप टू मॉडल समझ में आया ना सर? यही है बिल टू शिप टू मॉडल, यही है बिल टू शिप टू मॉडल। डिम्ड मान लिया जाएगा। जो नॉर्मल केस मतलब नॉर्मल डायरेक्ट सिनारियो में बताता है कि रिसीव होना जरूरी है, बट ये रिसीव हुआ नहीं है, फिर हम उसे रिसीव मान लेंगे। रिसीव हुआ नहीं है, यही तो लॉ का खूबी है सर। लॉ इसी यही सब बात एक्चुअली में करता है, ठीक है? इसीलिए जीएसटी लॉ इतना जटिल है और जटिलता को समझना है। यस, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बट यही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझना ही तो चार्टर्ड और कंपनी सेक्रेटरी सीएम वगैरह का काम है। अब इसको इससे मुंह मत मोड़ो सर। आगे देखो, ए इज अ ट्रेडर, A is a trader who places an order on B for a consignment of soda ash. ठीक है, सोडा ऐश एक प्रोडक्ट है। A is a trader who places an order on B for a consignment of soda ash. ये receive a buying order, A buying order receive किया किससे? C से, for the same quantity of soda ash. A instruct B, A अभी B को instruct कर रहा है to deliver the goods to C. And in turn, he raises an invoice on C, though the goods are not physically received at the premises of A. Section 16, subsection 2, clause B allows ITC of such goods to A. ये एक ट्रेडर है जिसने ऑर्डर प्लेस किया on B for a consignment of soda ash. ये receive a buying order from C for the same quantity of soda ash. ये instruct B to deliver the goods to C, and in turn invoice on C. Though the goods are not physically received at the premises of A, goods A के premises पे रिसीव नहीं हुआ है, फिर भी A यहाँ पर क्लेम कर सकता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज B की तहत या आईटीसी अवेलेबल उसको हो सकता है। अभी अभी आपको यही बात मैं कर रहा था। इसका और भी केसेस है, और केसेस देख लो, बहुत केस बनेगा, बहुत केस बन सकता है। रियल लाइफ में केस का बाजार लग जाएगा। रजिस्टर्ड हेड ऑफिस न्यू दिल्ली है। द रजिस्टर्ड हेड ऑफिस किसी कंपनी का है न्यू दिल्ली, किसका है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का। एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी डीईएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये भी न्यू दिल्ली का है। एबीसी ऑफ न्यू दिल्ली और डीईएफ ऑफ न्यू दिल्ली फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल्ड एट इट्स रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इन बेंगलुरु। तो सर किसका रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस बेंगलुरु में है? अरे एबीसी के डीईएफ का। किसका रजिस्टर्ड ऑफिस बेंगलुरु में है? एबीसी का ना। The registered head office of ABC Private Limited enter into a contract with DEF Private Limited of New Delhi for repair and maintenance of computer system installed at its registered branch office in Bangalore, Karnataka. So basically, in our case, ABC का हेड ऑफिस है दिल्ली, ABC का हेड ऑफिस है दिल्ली, और ABC का रजिस्टर्ड ऑफिस है बैंगलोर। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। और डीईएफ जो है जिसको मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो न्यू दिल्ली का है। अब डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड इश्यूज एन इनवॉइस ऑन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब सर्विस दे दिया डीईएफ ने कंप्यूटर रिपेयरिंग का, और फिर इनवॉइस इशू कर रहा है किस पे? एबीसी पे, न्यू दिल्ली। मतलब एबीसी का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली है, फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट, दो एक्चुअल सर्विस आर रिसीव्ड बाय ब्रांच। डीईएफ ने, सर ध्यान से देखो, डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड जो एक्चुअली दिल्ली का है, ठीक है, ये दिल्ली का है। एबीसी जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, जिसका ब्रांच ऑफिस, एक सेकेंड, रजिस्टर्ड नहीं, ब्रांच ऑफिस बैंगलोर में है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एबीसी ने डीईएफ को जो काम सौंपा था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कंप्यूटर मेंटेनेंस का, वो दिल्ली का हेड ऑफिस के लिए दिया था कि ब्रांच ऑफिस बैंगलोर के लिए दिया था? बोलो सर। हेलो,
अगर आप लोग कनेक्टेड हो, सुन रहे हो, तो प्लीज थोड़ा सा जवाब दीजिए। बेंगलुरु के लिए। बेंगलुरु के लिए दिया था। अब डीईए प्राइवेट लिमिटेड अब डीईए प्राइवेट लिमिटेड जो बिल बनाया वो एबीसी के नाम पे बनाया, लेकिन एबीसी हेड ऑफिस क्या है? दिल्ली। लेकिन डीईएफ सर्विस कहाँ दिया? बैंगलोर को दिया। तो दो द एक्चुअल सर्विस इज रिसीव्ड बाय द ब्रांच ऑफिस एंड नॉट बाय द हेड ऑफिस, section 16 subsection 2 clause b allows ITC on such repair and maintenance of service to head office. तो in that case भले ही हेड ऑफिस ने सर्विस नहीं लिया, भले ही हेड ऑफिस ने सर्विस नहीं लिया, मतलब एक्चुअल रिसीव हेड ऑफिस ने नहीं किया, एक्चुअल रिसीव तो ब्रांच नहीं किया है। एबीसी का जो ब्रांच है बैंगलोर में, उसी ने एक्चुअल सर्विस रिसीव किया है, लेकिन फिर भी हेड ऑफिस के पास आईटीसी अवेल करने का राइट है ड्यू टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। ये है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी का खूबी। इसे हम कहते हैं बिल्ड टू शिप टू मॉडल। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं बिल्ड टू शिप टू मॉडल, और यही खूबी है इसका। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। सेक्शन पे सेक्शन माथा खराब करता है सेक्शन आप लोगों का, बट माथा खराब ना करके शांत चित्त से पढ़िएगा ना। माथा खराब नहीं, अच्छा लगेगा, नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो एग्जाम का नहीं आने पार, और जिंदगी का जो जरूरत है वो भी पूरा होता है। कोई भी चीज हो ना, पेशेंस के साथ लेना चाहिए। अभी खत्म कर देंगे, नहीं हो रहा है, इस तरह का मेंटेलिटी के साथ बिल्कुल ना करें सर। बस शांत चित्त से पढ़िए, आप देखना कब खत्म हो जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। Supplier should have, अच्छा, the tax liable on supply actually paid to government. Tax liable on supply actually paid to government. अब क्या है ये केस, आगे देखें। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। Supplier should have actually paid the tax charged on the goods or service for which ITC is being taken either in cash or by utilizing ITC. या तो कैश में ले लेगा या तो ITC यूटिलाइज कर लेगा। However, section 41 allows the taxpayers, मतलब recipient, to take ITC provisionally on self-assessment basis, ले सकता है सेक्शन 41 के तहत, and self-assessed ITC gets credited to taxpayers electronic credit ledger on provisional basis in terms of section 49 subsection 2। मतलब ये बेसिकली इतना कहना चाहता है, जो सप्लायर, मतलब जो सप्लायर होता है, मतलब जो बायर और सेलर के बीच में जो सेलर होता है, सप्लायर जो टैक्स पे करता है गुड्स और सर्विस के तहत, जिसका आईटीसी उसने मानो लिया है आइदर इन कैश और बाय यूटिलाइजिंग आईटीसी। अब उसने जो भी आईटीसी अवेल किया है उसके लिए वो इतना बोल रहा है कि सेक्शन 41 allows the taxpayers, मतलब recipient, to take ITC provisionally। सेल्फ असेसमेंट बेसिस में वो प्रोविजनल लेवल में आईटीसी को ले सकता है, बट उसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में प्रोविजनल बेसिस में ही मेंटेन किया जाएगा, परमानेंट बेसिस पे नहीं। ठीक है, मतलब ये बेसिकली सेल्फ असेसमेंट बेसिस में हो रहा है, रियलिटी बेसिस में नहीं, इसलिए प्रोविजनली इसको आप ले सकते हो। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वाला एक कॉन्सेप्ट है। जब रियल सिचुएशंस में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपके सामने होता है ना, तो ये प्रोविजनल लेवल में मेंटेन करने के बारे में सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी इसके बारे में बात करता है। तो अभी इसका आगे एग्जांपल दिखाएंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। तो क्या कहता है सर, कहता है दस इवन द रिसिपिएंट हैज पेड द टैक्स। अब मानो जो रिसिपिएंट है, ठीक है, जो गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहा है, thus even if the recipient has paid the tax to the supplier, his claim for ITC gets confirmed only when supplier deposits the tax। ये तो हम लोगों को पता है। अगर दोनों तरफ से मैचिंग नहीं होता है तो हम इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं सर। तो एग्जैक्टली क्या कह रहा है, इवन द रिसिपिएंट हैज पेड द टैक्स टू द सप्लायर, हिज क्लेम फॉर आईटीसी गेट्स कंफर्म्ड ओनली व्हेन सप्लायर डिपॉजिट द टैक्स सो कलेक्टेड बाय हिम टू गवर्नमेंट। तो सप्लायर डिपॉजिट करेगा, गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, तभी जाके एक्चुअल में रिसिपिएंट भी अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन जीएसटी इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ये जीएसटी इस चीज में रिवॉल्यूशन लाया सर। इसमें अभी भी प्रॉब्लम है, बट पहले से तो काफी सारा प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया है। जो वैट या सीएसटी के टाइम पे प्रॉब्लम था कि मतलब किस
कौन किसके साथ बिजनेस कर रहा है, कौन भैट का आईटीसी क्लेम कर रहा है, मेनली भैट में ही आईटीसी क्लेम होता था, तो भैट का किसका क्रेडिट कैसे क्लेम करेगा, उसका कोई प्रॉपर मैचिंग कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली प्रूव होना मुश्किल हो पाता था। लेकिन जीएसटी में ये प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर के थ्रू से और प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू से सॉल्व करने का कोशिश किया गया। तो वही यहाँ पर कहना चाहता है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन जीएसटी इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज आईटीसी क्लेम्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, जो रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई है इज मैच्ड विद द टैक्स पेड बाय द सप्लायर इन रिलेशन टू दैट सप्लाई। मतलब जिस पर्टिकुलर सप्लाई के लिए मतलब रिसिपिएंट आईटीसी क्लेम करना चाहता है, एग्जैक्टली सिमिलर सप्लाई के ऊपर आईटीसी मतलब पर्टिकुलर टैक्स पेमेंट सप्लायर को भी करना चाहिए, तभी जाके, जब तक दोनों साइड मैच करेगा तभी जाके वो क्लेम हो पाएगा। ये पहले दिन भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था। तो मैचिंग सीक्स टू एंश्योर दैट ओनली लेजिट आईटीसी, बेसिकली जो लेजिट है, जो ओरिजिनल है, वही रिसिपिएंट क्लेम कर सकता है। दिस वाज इंटेंडेड टू बी अचीव्ड थ्रू अ सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म, बेसिकली सॉफ्टवेयर का खेल है। Initially, the GST law provided for an elaborate system of return filing, whereby outward supply of a supplier furnished in GSTR 1 were to be auto-populated as inward supply। मतलब GSTR 1, 2, 3 का खेल आप लोगों को लास्ट दिन बता रहा था ना, वही वाला बात को यहाँ पर लिखा है। मतलब एक बंदा 1 में फाइल करेगा तो उसका गेट रिफ्लेक्ट करेगा जीएसटीआर 2 में ऑपोजिट वाले का, ठीक है। इसी तरह से जब एक सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिया तो 2 में रिसिपिएंट का दिखेगा। इस तरह से ये जो ऑटो पॉपुलेशन का मैटर है ना, कि भाई दोनों तरफ से मैच हो जाए, जब तक दोनों तरफ का मैच हो जाए तो ऑटोमेटिकली आईटीसी क्लेम करना इजी हो जाएगा। ये चीज जितना पढ़ने से ज्यादा अच्छा है, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप लोग रियल लाइफ में जीएसटी का काम करेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ये बेसिकली एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसको देखने से समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर ज्यादा बात करके अभी कोई फायदा नहीं है, लेकिन पॉइंट इज दैट, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 16 जो बोलना चाहता है वही मैं आपको बोला कि द टैक्स लिवेबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के पास वही पहुंचता है जो दोनों तरफ से मैचिंग करके होता है, वही सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में बोला है। बस इतना याद रखें। नेक्स्ट इज सर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सर फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और क्लॉज डी बोलता है। क्या बोलता है, बस इतना जान लो सेक्शन क्या कहता है। रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव फाइल्ड हिज रिटर्न। सिंपल बात है, जो रजिस्टर्ड पर्सन अपना आईटीसी क्लेम कर रहा है उसको रिटर्न फाइल तो करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 39। प्रेजेंटली अ समरी रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B is being filed on the monthly basis. Thus, a taxpayer should file GSTR 3B to avail ITC on eligible inward supply. ये रूल है। अब आगे कुछ केस देखें, कुछ सिचुएशन देखें। गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब आगे देखें सर, ये सब सिचुएशंस है। गुड्स रिसीव्ड इन लॉट। अच्छा, लॉट में रिसीव का मतलब क्या? कुछ गुड्स होते हैं जिसको एट ए टाइम रिसीव करना पॉसिबल नहीं है, या फिर डेली ऐसा होता है कि हम एक बार में नहीं 5 बार में गुड्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब किसके साथ किसका डील हो रहा है? बायर के साथ सेलर का, बायर के साथ सेलर का। मतलब मानो कि बायर ने बोला कि हमको टोटल इतना मेट्रिक टन कोई माल चाहिए, ठीक है। अब सेलर बोलता है कि भाई इतना मेट्रिक टन तो एट ए टाइम नहीं दे पाएंगे, पहले ट्रिप में 5 टन देंगे, 5 मेट्रिक टन देंगे, फिर सेकंड ट्रिप में 3, फिर लास्ट ट्रिप में 2 मेट्रिक टन, इस तरह से देंगे। तो अगर डील लॉट में हुआ है तो आईटीसी का क्लेम कैसे होगा? ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि डील तो लॉट में हुआ है, बिल भी लॉट में ही बनना चाहिए, तो आईटीसी क्लेम कैसे करेंगे? अब इसका कुछ केस देखते हैं कि जब लॉट में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डील होता है तो उसका आईटीसी अवेलमेंट का क्या प्रोसीडियर है। ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का प्रोविजो में बोला है, द फर्स्ट प्रोविजो टू द सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, ठीक है। इन केस द गुड्स कवर्ड अंडर एन इनवॉइस आर नॉट रिसीव्ड इन ए सिंगल कंसाइनमेंट, अगर एक ही कंसाइनमेंट में गुड्स रिसीव नहीं हो रहा है बट रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, आईटीसी कैन बी टेकन। ध्यान सुनिएगा, बहुत वाइटल लाइन बोलने जा रहा हूं। आईटीसी कैन बी टेकन ओनली अपॉन रिसीप्ट ऑफ द लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। यस, किसी का म्यूट हुआ, अनम्यूट हुआ था, बोलो सर। আচ্ছা বুঝতে বোড়া যখন আমরা বোড়ায় যখন মাল নিই তখন তো ফাইনাল বিলটাই আমরা সবসময় মানে ক্লেম করতে পারি। यस यस, वेरी गुड स्नेहासिस, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब जब बोरा में होता है, मतलब मानो 50 बोरा है तो 50 बोरा पूरा सप्लाई हो जाएगा
फाइनल बिल बनेगा और उस फाइनल बिल पे ही क्लेम बनेगा। यही सिंपल सा बात सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोविजो कहता है। यही सर छोटा छोटा डे टू डे एक्टिविटी, छोटा छोटा डे टू डे एक्टिविटी, यही आपको जोड़ जोड़ के लॉ बनाया जाता है। इसी को बस वही मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, कुछ नहीं है, बस शांत चित्त से पढ़ो, समझ में ऐसे ही आ जाएगा। ऐसा है जीएसटी। जीएसटी का और कोई कमाल नहीं है सर। XYZ enters into a contract with ABC for supply of 10 metric ton of a chemical, okay, for rupees 1,18,000 inclusive of GST 18,000। टोटल 1,18,000 का डील है। 10 मेट्रिक टन का केमिकल है जिसमें 18,000 जीएसटी का है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, ये जो पूरा डील हो रहा है ये अगस्त महीने का। द केमिकल इज टू बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 3 months। अब ये जो केमिकल है ये एट ए टाइम नहीं जाएगा सर, ये लॉट में जाएगा 3 महीने के हिसाब से, मतलब टोटल 3 महीने में इसको पार्ट पार्ट करके दिया जाएगा। एबीसी रेजेस द इनवॉइस, एबीसी ने बिल रेज किया फॉर द एंटायर अमाउंट इन अगस्त and XYZ also makes the payment in the same month but the supply is completed। कब होगा सप्लाई, कब कंप्लीट करेगा? अगस्त सितंबर अक्टूबर में होगा, नवंबर में। अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सर? नवंबर में कंप्लीट होगा यहाँ पर बोला है। ठीक है, बट द सप्लाई इज कंप्लीटेड इन नवंबर। The point is that though XYZ paid the full tax as early as August, it can take the ITC on the same only on the receipt of last installment on the chemical in the month of November। मतलब भले ही XYZ ने पूरा पेमेंट कर दिया, अगस्त में ही कर दिया, बट जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हो जाता, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हो जाता तब तक आईटीसी क्लेम नहीं हो सकता। तो नवंबर में लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तो आईटीसी क्लेम भी नवंबर में ही करना। रूल तो यही कहता है सर। बोलो सर, ये बात समझ में आ गया? रिसीव्ड इन लॉट्स समझ में आ गया सर? यस सर। सिमिलरली कुछ और भी सेक्शंस है, ये सब सेक्शंस भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 days, ये सेकंड प्रोविजो है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजो, जिसे रूल 37 ऑफ सीजीएसटी रूल के साथ भी पढ़ने के लिए बोल रहा है। मतलब सिमिलर बात दोनों जगह में बोला हुआ है। ठीक है, द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू द सप्लायर, रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू द सप्लायर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस अलोंग विथ टैक्स within 180 days from the date of issue of invoice। जिस दिन इशू इनवॉइस हुआ उसके 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू डू सो, अगर फेलियर होता है, द कोरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अगर किसी का पेमेंट 180 दिन से भी ज्यादा बाकी रहता है, ध्यान से बात को समझे, द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू द सप्लायर। मतलब अगर आप एक बायर हो तो आपको सप्लायर को पे करना चाहिए द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस अलोंग विद द टैक्स विद इन 180 days। मतलब अगर 1000 टका का प्रोडक्ट है, उसमें अगर 18% जीएसटी है तो 1000 तो पे करना ही है, 1000 तो पे करना ही है, साथ में 18 टका जीएसटी भी देना है। तो रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू द सप्लायर द वैल्यू ऑफ द गुड्स, मतलब 1000, और सर्विस व्हाटएवर भी अलोंग विथ टैक्स, मतलब अगर 18% है तो 18, 12 है तो 12, 5 है तो 5, जो भी जीएसटी वैल्यू है, कब तक देना चाहिए? विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर फेलियर होता है, इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू डू सो, द कोरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब इसके लिए रिगार्डिंग जो क्रेडिट उसने अवेल किया था, would
बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, मतलब जितना अमाउंट उसको देना था, मतलब आईटीसी क्रेडिट करना था, परचेस करेगा तो क्रेडिट मिलेगा ना 18%, तो जो क्रेडिट अवेल होना था वो उसका टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। Interest will be paid 18% from the date of availing credit till the date when the amount added to the output tax liability. कब तक के लिए क्रेडिट, मतलब उसमें इंटरेस्ट लगेगा जिस दिन से उसने क्रेडिट अवेल करने का बात किया था, मतलब क्लेम करने के लिए पुट किया था, उस दिन से लेके जब तक उसका पेमेंट पूरा नहीं हो जाएगा। जिस दिन वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करेगा उस पूरा दिन का इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 18% रेट में। मतलब जितना अमाउंट क्लेम बनता है वही अमाउंट क्लेम की जगह, आईटीसी की जगह लाइबिलिटी बन जाएगा, अगर 180 दिन के अंदर आप काम नहीं करते। However, once the recipient makes the payment of value of goods or service along with tax, he will be entitled to avail the credit again without any time limit. In case of part payment has been made, proportionate credit will be allowed. अगर part payment करते हो तो proportionate credit मिलेगा, मतलब जितने का अमाउंट है उसके हिसाब से क्रेडिट अवेल होगा। There may be some exceptions. कभी-कभी कुछ exceptions भी दिया जाता है। The conditions for payment of value of supply plus tax within 180 days does not apply in the following situations. याद रखिए, vital point है, ये जो 180 दिन में पेमेंट करने का बात है, ये कुछ सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होता है। कब? जैसे सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब ऐसा सप्लाई जिस केस में रिसिपेंट से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब होता है जब रिसिपेंट गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करता है, मतलब एक्चुअली सप्लायर टैक्स जमा करता है, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जब सप्लायर नहीं, गवर्नमेंट रिसिपेंट को बोलता है कि आप दे दो। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, जैसे कि अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, या फिर रिसिपेंट कोई सर्विस इंडिया से बैठ के ले रहा है और सप्लायर फॉरेनर है, तो गवर्नमेंट रिसिपेंट को ही बोलेगा कि भाई आप सरकार के घर में टैक्स दे देना। तो रिवर्स चार्ज कैटेगरीज में ये 180 डेज का खेल एप्लीकेबल नहीं करता है। डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई विदाउट कंसिडरेशन में डीम्ड सप्लाई हो रहा है तो इन दैट केस 180 डेज का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा। या एडिशंस meant be available values on account of supplier's liability in relation to such supplies being incurred by the recipient of the supply। तो ये जो ऊपर में जो सिचुएशंस आपको मैं बोला, ये सब सिचुएशंस में आपको 180 दिन का जो खेल है जिसके अंदर पेमेंट करना चाहिए, नहीं तो जितना क्रेडिट आपका अवेल होता है उतना अमाउंट आपका टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। ये चीज एक्सेप्शनल सिचुएशंस में होता है। अब कुछ सिचुएशंस आपके साथ केस डिस्कस करने से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ड्यू टू ए क्वालिटी डिस्प्यूट, ध्यान से सुनना, ड्यू टू ए क्वालिटी डिस्प्यूट PZP लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, withheld a payment on a machine supplied by a vendor till it could be rectified। अब ऐसा तो हो सकता है ना, ऐसा रियल सिचुएशंस में होता है कि हमने किसी से कोई सामान खरीदा था, बाय किया, क्रेडिट में ही किया, जैसे एज पर द डील कि पेमेंट बाद में जाएगा, पहले सामान भेजो। तो ड्यू टू क्वालिटी डिस्प्यूट PZP लिमिटेड ने क्या किया, पेमेंट विथहेल्ड कर दिया, मतलब पेमेंट को रोक दिया एक मशीन का जो वेंडर ने उनको सप्लाई किया था, और उन्होंने बोला पेमेंट तो तभी जाएगा जब आप अपना जो प्रॉब्लम है इसको रेक्टिफाई कर लेते। ओवर 180 डेज वेंट बाय इन दिस डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट होके 180 दिन निकल गया। बात को समझे, PZP यहाँ पर कौन है? PZP यहाँ पर रेसिपेंट है ना सर? PZP यहाँ पर रेसिपेंट है, तो उनको 180 दिन के अंदर वेंडर को, मतलब सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए। बट सर यहाँ पर तो डिस्प्यूट का इशू हो गया और PZP ने बोला है वेंडर को कि भाई आप रेक्टिफाई करो तभी पेमेंट करेंगे, और ये बाद विवाद में 180 दिन कवर हो गया। अब PZP के लिए जो ITC अवेल होता है, द क्रेडिट टेकन बाय PZP ऑन द इनवॉइस
गॉट एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सिंपल बात है, जितना अमाउंट का क्रेडिट बनना था वो उनका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा ऑफ PZP, एंड दस इट हैड टू पे बैक द क्रेडिट। उनका ये जो क्रेडिट है वो पे बैक हो जाएगा। ओनली आफ्टर द वेंडर रेक्टिफाइड द मशीन एंड PZP रिलीज द पेमेंट कुड PZP टेक द क्रेडिट अगेन। इसका क्रेडिट तभी अवेल हो सकता है जब PZP वेंडर रेक्टिफाई कर लेगा, PZP पेमेंट कर देगा, फिर वो जो पर्टिकुलर क्रेडिट उनके लिए अवेल हुआ था वो फिर से क्रेडिट मिलेगा। लेकिन जब तक क्रेडिट नहीं होगा तब तक ये पेमेंट के तौर पे काउंट होगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में काउंट होगा। बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, समझ में आ रहा है ना सर सिनारियो? ये सब सिनारियो क्रिएट होता है बिजनेस सिचुएशंस में, ठीक है ना? ये सब सिनारियो क्रिएट होता है बिजनेस सिचुएशंस में। अच्छा, डिप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट ITC नॉट अलाउड, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। सर ये क्या है? अरे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। सर इनकम टैक्स के साथ जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। सर आप लोग PGBP पढ़े हो ना सर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस, है ना? ये PGBP के साथ जुड़ा हुआ केस है। PGBP चैप्टर जो लोग किए हो पर्टिकुलरली, अगर PGBP नहीं किए तो कम से कम आजकल इनकम टैक्स में टोटल इनकम करते करते भी आप लोग PGBP का स्वाद चखे हो, है ना, कि कैसा होता है PGBP का क्वेश्चन। अब देखो सर, एक बिजनेसमैन जब अपना टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करता है तो वहां पर वो डेप्रिसिएशन भी लेता है। डेप्रिसिएशन लेता है ना, मशीन यूज करेगा तो मशीन का डेप्रिसिएशन होगा, तो मशीन का डेप्रिसिएशन होगा तो उसका डेप्रिसिएशन के कारण क्या होता है? खर्चा बढ़ता है। नॉर्मली अगर मैं PL को दिखाऊं आपको, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एसेट का क्या दिखाया जाता है? एसेट डायरेक्टली नहीं, मानो कि आपके पास कोई बिल्डिंग है या आपके पास कोई कार है, तो टू कार बोल के 5 लाख का कार कोई खर्चा बोल के नहीं दिखाता, या टू मशीन बोल के कोई 5 लाख का मशीन नहीं दिखाता। मशीन का डेप्रिसिएशन PL में शो करता है, और जो भी उसका इनकम अमाउंट आता है बाय सेल्स करके या बाय इनकम करके, मानो कोई 10 लाख कमा रहा था और इधर मानो मशीन वगैरह का या 10 लाख की और थोड़ा ज्यादा कर ले 30 लाख कमा रहा था, और डिप्रिसिएशन वगैरह मिला के 4-5 लाख का डिप्रिसिएशन है, तो 30 लाख से 5 लाख घट जाएगा तो प्रॉफिट 25 लाख हो जाएगा। तो प्रॉफिट 25 लाख हो जाएगा तो टैक्स लायबिलिटी 5 लाख में घट गया ना। तो ये डिप्रिसिएशन का सुविधा है, ये डिप्रिसिएशन का सुविधा है जो टैक्स लायबिलिटी को शील्ड देता है। शील्ड देना मतलब, शील्ड देना मतलब प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन देना। थैंक यू सर। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड जनरेट करता है, डिप्रिसिएशन टैक्स में शील्ड देता है, प्रोटेक्शन जनरेट करता है। तो अब सवाल ये उठता है, सर हम लोग तो GST में है तो डिप्रिसिएशन क्या कर रहा है? सर GST में ITC है, ITC क्या करता है? ये ITC भी तो GST में शील्ड जनरेट करता है। तो if the person taking ITC on capital goods and plant and machinery has claimed depreciation on the tax component of the cost of the said items under the Income Tax Act 1961, and ITC on the said tax component shall not be allowed. अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप डिप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो सेम प्रोडक्ट पे ITC क्लेम नहीं कर सकते। इतना सिंपल सा बात है। मतलब फिर से बोल रहा हूं सर, आप अगर एक बिजनेसमैन हो, आपकी फैक्ट्री है, आपके फैक्ट्री में मशीन्स है, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू प्लांट एंड मशीनरी में डिप्रिसिएशन बोल के लिखते हो, ऐसे लिखते हो अकाउंट्स करने के टाइम पे, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा करके लिखते हो। अगर आपके मशीन है 10 लाख का मशीन है, और अगर मशीन पे सालाना 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो 10 लाख के मशीन पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? 1 लाख का, है ना सर? तो टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बोल के आपके PL में 1 लाख शो हो। तो कहता है कि अगर किसी मशीन का डिप्रिसिएशन क्लेम करते हो आप, तो सेम मशीन को खरीदने के टाइम पे
मानो अभी ये 10 लाख का मशीन जब आपने खरीद के लाया, इस मशीन पे आपने जीएसटी दिया होगा। अगर आप इसमें 18% जीएसटी दिए हो या 28% जीएसटी दिए हो, अगर मानते चलते हैं आप 28% जीएसटी दिए, तो 10 लाख का 28% कितना होता है? 2,80,000। 2,80,000। अब जो आपने, ये मशीन आपके लिए क्या है? कैपिटल गुड्स है। अब आईटीसी के पहले स्टार्टिंग लेवल में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई बिजनेसमैन कैपिटल गुड्स के तौर पे भी कोई गुड्स बिजनेस के लिए खरीद रहा है, क्योंकि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है, कैपिटल गुड्स लोग क्यों खरीदते हैं, मशीनरी लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि मशीनरी यूज करके न्यू प्रोडक्ट बना के बिजनेस को चलाना होता है। तो कैपिटल गुड्स खरीदने के टाइम पे जो जीएसटी आप देते हो वो आपको आईटीसी के लिए अवेलेबल है। बट सेम कैपिटल गुड्स पे आईटीसी भी लेना है और उस सेम गुड्स पे डेप्रिसिएशन भी क्लेम करना है, ये दोनों एक साथ अलाउड नहीं है। Thus, in respect of the tax paid on such items, dual benefit cannot be claimed under Income Tax Act 1961 and GST laws simultaneously. एक साथ तो नहीं कर सकते। In other words, either depreciation of tax component can be claimed, देख लो किसमें बेनिफिट ज्यादा है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और आईटीसी ऑफ सच टैक्स पेड कैन बी अवेल अंडर जीएसटी लॉ। अब आपको तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि कैपिटल गुड्स पे जो एसेट आपने खरीदा, उस एसेट पे आईटीसी क्लेम करके बेनिफिट लेना चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन क्लेम करके बेनिफिट लेना चाहते हैं? जिसमें ज्यादा बेनिफिट होगा उसके साथ जाइए, हिसाब लगा के देख लीजिए। बट दोनों साइड में एक साथ डबल बेनिफिट, बिकॉज दोनों लॉ दोनों जगह पे बेनिफिट दे रहा है, लपेट लो, ऐसा संभव नहीं। बोलो सर, क्या बात पल्ले पड़ रहा? यस सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, ठीक है, याद रखिए सर। सब वाइटल बातें हैं, बोलते बोलते कहाँ चले जाते हैं समझ में नहीं आता, बट जरूरी बातें। अब आगे बात करते हैं सर, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, आईटीसी अवेल करने का कोई टाइम लिमिट है क्या? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर of succeeding financial year or date of filing of annual return whichever is earlier. आईटीसी अवेल करने का जो टाइम लिमिट दिया हुआ है क्या कहता है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, इन दोनों में से जो पहले होगा उस डेट को आईटीसी अवेल करने का फाइनल डेट माना जाता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। अब इसको एग्जांपल के तहत समझेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। आईटीसी ऑन इनवॉइस पर्टेनिंग टू अ फाइनेंशियल ईयर, हर एक आईटीसी जो भी हम लोग आईटीसी क्लेम करते हैं वो किसी ना किसी इनवॉइस के बेसिस में ही करते हैं, और इनवॉइस किसी ना किसी फाइनेंशियल ईयर में ही रेज होता है। अब फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है या फिर डेबिट नोट जो भी इशू किया गया है इन फाइनेंशियल ईयर कैन बी एबल्ड एनी टाइम टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। अभी एबल कब हो सकता है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न जो पहले हो। With respect to time limit to avail the ITC, it may be noted that the return for the month of September is to be filed by 20th October. सितंबर का रिटर्न कब तक हो जाना चाहिए? 20 अक्टूबर के अंदर हो जाना चाहिए। Return for the month of September is to be filed by 20th October. An annual return of a financial year is to be filed by 31st December of the succeeding financial year. मतलब जिस साल अगर 2022-23 खत्म होने को है, मतलब 2022-23 अगर चल रहा है तो 23 के सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब 24 के दिसंबर के अंदर आपको कर लेना चाहिए, 31st December of the succeeding financial year. So the upper time limit for taking ITC is 20th October. Upper limit क्या है? 20 October of the next financial year or the filing of annual return whichever is earlier.
The underlying reasoning for this restriction is that no change in return is permitted after September of the next financial year. Next financial year के सितंबर के अंदर मतलब बाद आप रिटर्न में कोई चेंज नहीं कर सकते. If annual return is filed before the month of September, then no change can be made after filing of annual return. ध्यान से रखिए बात को. अब आगे इसका एग्जांपल देखेंगे ना, आपको और अच्छे से डेट का केस क्लियर हो जाएगा. लेकिन ये जो प्रोविजंस आपने पढ़ा अभी मेरे साथ साथ, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत वाइटल मतलब डेट यहाँ पर मेंशन किया है. अब चलिए, अच्छा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. There may be some exceptions. The time limit under section 16 subsection 4 does not apply to claim for reavaling of a credit that has been reversed earlier. अब कैसे हो सकता है, कुछ केस देखते हैं. Hercules Machinery delivered a machine to XYZ in the month of January. Hercules एक मशीनरी कंपनी है जिसने मशीन डिलीवर किया XYZ को in the month of January. Invoice number 49. Date है 28 January 2021 for 4,15,000 plus GST and undertook trial runs and calibrations of the machines जो जरूरी चीजें हैं as per the requirement of XYZ. The amount chargeable for the post delivery activities was covered in a debit note. मतलब पोस्ट डिलीवरी के बाद जो भी जरूरी खर्चा होगा उसके लिए एक डेबिट नोट अलाउ करके जो मंथ अप्रैल 2021 में फॉर 50,000 में प्लस उसका जो भी जीएसटी अमाउंट है. XYZ did not file its annual return till the month of October. XYZ ने अक्टूबर तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया. The time limit to avail ITC in respect of tax paid on supply of invoice number 49 would be 20th October 2021. ITC avail करने का इनवॉइस नंबर 49 का क्या है 20 अक्टूबर 2021. ये अपर लिमिट है. Since the debit note is received in the next financial year, the time limit for taking ITC available on 50,000 is 20th October 2022. ध्यान से सुनना बात को. यहाँ पर डेबिट नोट यहाँ पर रेज किया था 2021 में 50,000 प्लस जीएसटी का. XYZ ने रिटर्न फाइल नहीं किया, मंथ अक्टूबर तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ. तो अगर रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी क्या बन जाएगा 20 अक्टूबर 2021. और क्योंकि डेबिट नोट इज रिसीव्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी अवेलेबल ऑन 50,000 इज 20th अक्टूबर 2022, अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न एंड द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अब एनुअल रिटर्न फाइलिंग क्या है 31 दिसंबर और सितंबर महीने का रिटर्न फाइल का क्या लास्ट डेट है अक्टूबर 20. तो इसलिए यहाँ पर बोलना चाहता है कि 20th अक्टूबर 2022 यही लास्ट डेट है आईटीसी अवेल करने. मतलब नेक्स्ट ईयर 2022 का 20 अक्टूबर इस 50,000 का आईटीसी अवेल करने का लास्ट टाइम है. सर बोलो, क्या आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया? ये पूरा डेट का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है डेट, बट अगर समझोगे तो डेट में कुछ नहीं है. समझोगे तो डेट में एज सच कुछ नहीं है. टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी के बारे में दो कॉन्सेप्ट बोला है. या तो आप बार बार फिर से बोल रहा हूं ताकि आप इसको समझो, एक बार याद रखो. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर. सेक्शन 16 सबसेक्शन. आईटीसी अवेल करना है तो इनवॉइस के ऊपर बेस करके करना है. तो आईटीसी ऑन इनवॉइस पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर और डेबिट नोट, जो भी डेबिट नोट आपके पास है जो फाइनेंशियल ईयर में इशू हुआ है, कैन बी अवेल्ड एनी टाइम. सेम ईयर में अगर है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न उसके पहले. इस हिसाब से अगर देखो तो टाइम लिमिट पे अवेल आईटीसी क्या हो जाएगा. इट मे बी नोटेड द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज टू बी फाइल्ड बाय 20th अक्टूबर. याद रखें, सितंबर का रिटर्न हम लोग 20th अक्टूबर के अंदर करते हैं और एनुअल रिटर्न ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर फाइल होता है 31 दिसंबर सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर.
of the succeeding financial year. So the upper time limit for the ITC is 20th October of the next financial year or the due to the filing of annual return, whichever is earlier. The underlying reason for this restriction is that एक बार आप रिटर्न फाइल कर दो, नो चेंज इन रिटर्न इज परमिटेड आफ्टर द सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर के बाद आपको और कोई चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा. और इफ एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड बिफोर द मंथ ऑफ सितंबर, देन नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. तो रिटर्न फाइलिंग के बाद आपको कोई चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा. ये सब दोनों बातें थोड़ा सा यहाँ है. अब इसको अगर समझ जाते हो तो एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा. बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? सर मतलब इनकम टैक्स अगर रिटर्न फाइल करेंगे उससे पहले, मतलब दोनों डेट जो पहले है वो इसी से करना होगा ना? हाँ सर, वही बात कर रहे हैं. ठीक है, एक आपका एनुअल रिटर्न हो जाएगा और एक आपका मंथली जो जीएसटी रिटर्न है. जो पहले होगा वही आपका फाइनल डेट बन जाएगा. ठीक है. अब ऐसा एग्जाम्पल आगे आगे और आएगा, आगे और अच्छा एग्जाम्पल्स है, मैं आपको आगे बताऊंगा. अब आगे देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी इन प्रोपोर्शंस ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, बिजनेस पर्पस, सबसेक्शन ये आपका सेक्शन सबसेक्शन 1, 2 एंड सेक्शन अब सेक्शन 17 का केस है. ठीक है. देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आईटीसी प्रोपोर्शंस में. ITC is restricted in proportions of the use of the goods or service in the taxable or zero rated part of the supply. समझाता हूँ सर, जीरो रेटेड क्या केस है. ठीक है. जीरो रेटेड में क्या होता है ना सर, अगर कोई गुड्स में टैक्स नहीं है तो फिर उसका ITC रेस्ट्रिक्ट कर देगा. ठीक है. फॉर बिजनेस पर्पस दिस इज इलैबोरेटेड, आगे बताते हैं. An ITC not allowed on certain supplies. ITC has been blocked for specified goods and service. There are some goods and service जिसका सप्लाई करने से ITC ब्लॉक कर दिया जाता है. सर आपको वही देखना है कि जीरो रेटेड में क्या होता है, आईटीसी ब्लॉक कब हो जाता है. ठीक है. ये बहुत वाइटल है. अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट. इसे वो सेक्शन 17 बताता है. आईटीसी में जीएसटी में सेक्शन 17 इसके बारे में बात करता है, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट. अब इसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ब्लॉक क्रेडिट एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है. अब इसको समझने के लिए थोड़ा इसको एनालिसिस करना जरूरी है सेक्शन 17 को. ठीक है. सेक्शन 17 के साथ साथ रूल 38 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स भी सिमिलर पॉइंट में बात करता है. अब देखो कि ये रूल 17 क्या बोलता है. पहले क्या बोलता है समझ जाओ. अगर क्या बोलता है समझ जाओगे तो फिर केस भी समझ जाओ. ठीक है. तो पॉइंट क्या है, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट and blocked credit. Section 17 require apportionment on concomitant restrictions of ITC in the two situations, as also blocking of ITC on specified inward supply. कुछ इनवर्ड सप्लाई जब आप परचेस करते हो तो उस टाइम पे भी आईटीसी को ब्लॉक कर दिया जाता है. लेकिन कब, क्यों एंड किस लिए, ये जवाब चाहिए ना सर. अब ये जवाब के लिए आपको थोड़ा प्रोविजंस पे पहले थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. देखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में अपॉर्चनमेंट ऑफ आईटीसी के बारे में बात करता है. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट स्कीम मतलब इनपुट क्रेडिट स्कीम अंडर वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब पहले जब वैट हुआ करता था, इज दैट टैक्स पेड ऑन इनपुट्स, मतलब परचेस के टाइम पे जो टैक्स हम पे करते हैं और इनपुट सर्विस के टाइम पे जो टैक्स पे करते हैं एंड कैपिटल गुड्स खरीदने के टाइम पे जो टैक्स पे करते हैं, कैन बी अवेल्ड एज क्रेडिट ओनली व्हेन द आउटपुट इज टैक्सेबल. तभी टैक्स पे कर मतलब क्रेडिट मिलता था जब हम लोग आउटपुट जो है वो टैक्सेबल जब होता है. Thus when tax is not payable on output, अगर आउटपुट में टैक्स नहीं होता था, क्रेडिट अवेल नहीं होता था. बात समझ रहे हैं सर. इनपुट पे टैक्स है. इनपुट जब तो इनपुट मतलब क्या, परचेस. इनपुट गुड्स हो सकता है, इनपुट सर्विस हो सकता है, कैपिटल गुड्स खरीद सकते हो. कैन बी अवेल्ड एज क्रेडिट ओनली व्हेन द आउटपुट इज टैक्सेबल. अब जिस इनपुट को आपने लिया उसके ऊपर बेस करके आपने जो आउटपुट बनाया, अगर वो टैक्सेबल है, then only you can get credit. That's when tax is not payable on output. और अगर आउटपुट में टैक्स पेमेंट नहीं है, क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड.
ये आपको मैं बता रहा हूं वैट के टाइम का बात। अब वैट के टाइम पे तो ये होता था। अकॉर्डिंगली ITC अंडर GST कैन बी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई। Consequently, ITC cannot be availed when tax is not payable on output supply, that is on exempt supply. ITC cannot be availed when tax is not payable on output supply. मतलब अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट में है, ठीक है, तो आप उस पर ITC क्लेम नहीं कर सकते। The only exception to the above principle is zero rated supply, where ITC is available even if no tax is payable on output supply. यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है सर। जीरो रेटेड अलग होता है और एग्जेम्प्टेड अलग होता है। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है जिसको GST डिपार्टमेंट GST परव्यू के बाहर रखा है, मतलब उसमें GST अभी नहीं लगेगा, वो GST से एग्जेम्प्टेड है। और जीरो रेटेड का मतलब होता है जिसका रेट ऑफ टैक्स जीरो है, मतलब आज जीरो है, कल उस पे 5% टैक्स लग सकता है, परसों उस पे 12% रेट भी बढ़ सकता है। जीरो में है मतलब रेट लगाना इजी है, एग्जेम्प्ट में है तो रेट लगाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पूरा प्रोविजंस को बदलना पड़ेगा। बात को समझे? तो यहाँ पर जो बात चल रहा है ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी के बारे में बात चल रहा है। अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो, मतलब आपका जो आउटपुट सप्लाई है वो अगर एग्जेम्प्ट है तो आप ITC उस पर क्लेम नहीं कर सकते। ITC cannot be availed when tax is not payable on output supply, that is on exempt supply. The only exception to the above principle is zero rated supply, where ITC is available even if no tax is payable on output supply. अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जीरो रेट लगा के रखा है तो उसे एग्जेम्प्ट नहीं मानते, तो इन दैट केस आप ITC क्लेम कर सकते हो। So if a taxable person is making both taxable and exempt supply, अब मानो कि आप ऐसे किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो, एट ए टाइम कुछ प्रोडक्ट टैक्सेबल भी है और कुछ प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड भी है। He is entitled to full credit of ITC in respect of inputs. जब उसने इनपुट खरीदा तो उसमें पूरा क्रेडिट उनको मिला। Input service and capital goods exclusively used for taxable supply and no credit for no credit at all for inputs, or input service and capital goods exclusively used for exempt supply. कहने का मतलब है जो exempt कैटेगरी के गुड्स है आपका आउट सप्लाई के टाइम पे, उसके लिए जो इनपुट है वो क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट जो नॉन एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। If common inputs or input service and capital goods are used for taxable as well as exempt supply, only proportionate ITC attributable to the taxable supply is available. समझाता हूं सर। Now what is common ITC? मतलब जिस पर्टिकुलर इनपुट प्रोडक्ट से आपने आउटपुट को बनाया, जिस पर्टिकुलर इनपुट से आपने आउटपुट बनाया, उसमें से एक आउटपुट टैक्सेबल है, दूसरा आउटपुट एग्जेम्प्टेड है, तब हमें उसे है ना कॉमन ITC कॉन्सेप्ट में जोड़ दिया जाता है। अभी सेक्शन 17 किस तरह से ये दोनों एट्रीब्यूट करता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपोर्शन करता है, इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए जरा, देखो, रजिस्टर्ड पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज। एक रजिस्टर्ड पर्सन जो शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, he gave 50 pair of shoes to his friend free of cost. उसने अपने दोस्त को 50 जोड़ा जूता फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया। ITC on inputs and input service attributable to such 50 pair of shoes being used for non-business purpose. ये दोस्त को जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट में जूता दिया, मतलब वो बेसिकली डोनेशंस किया। लेकिन ITC तो तभी अवेल हो सकता है ना सर जब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। तो 50 पेयर जूता जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, मतलब ये जो रजिस्टर्ड जूता मैन्युफैक्चरर ने दे दिया, ये तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ गया, नॉन बिजनेस पर्पस हो गया। सबसे बड़ा बात, एग्जेम्प्ट कैटेगरी तो छोड़ो,
तो ये जो नॉन बिजनेस पर्पस का सप्लाई है ना, इसके लिए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। मतलब अल्टीमेटली जूता को बनाने के लिए जो इनपुट आपने खरीदा था उसमें आपने जीएसटी जरूर दिया होगा, लेकिन क्योंकि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में जूता दिया और जो कि नॉन बिजनेस पर्पस है, तो इस जूता को खरीदने के टाइम पे जो जीएसटी आपने पे किया उसका आईटीसी क्लेम कैसे करेंगे? आईटीसी क्लेम नॉट पॉसिबल इन दैट केस, है ना सर? बोलो, क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस अब सेकंड और एक एग्जांपल देखो, registered person manufacture a product X chargeable to 18% GST, a product Y chargeable to nil rate of tax, and a product Z which is exported without payment of tax under bond. ध्यान से सुनना, एक रजिस्टर्ड पर्सन कोई प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट का नाम है एक्स प्रोडक्ट जो चार्जेबल टू 18% जीएसटी, अब प्रोडक्ट वाई चार्जेबल टू नील रेट ऑफ टैक्स, एंड अ प्रोडक्ट जेड जो एक्सपोर्ट होगा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि जैसे कि एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं लगता है बहुत सारे केस में, नॉट इन ऑल केस बट बहुत सारे केस में बॉन्ड के ऊपर बेस करके बॉन्ड बना के सरकार उसमें जीरो, मतलब एक्सपोर्ट में नो टैक्स लगाए। तो ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कॉमन इनपुट्स, मतलब एक्स प्रोडक्ट जिससे बना है, वाई प्रोडक्ट भी उसी से बनाया गया, जेड को भी सेम प्रोडक्ट से बनाया गया, मतलब इन तीनों प्रोडक्ट का जो इनपुट है वो सेम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन इनपुट बोलेंगे। ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। नाउ आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे? अगेन थोड़ा दुविधा आ जाता है, सर प्रोपोर्शनलिटी कर लेंगे। तो इस केस में क्या होता है, जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी का प्रोडक्ट है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, बाकी दोनों का आईटीसी मिलेगा। जैसे कि एक्स तो जीएसटी में है, एक्स चार्जेबल टू 18% जीएसटी, तो एक्स को लेके प्रॉब्लम नहीं है, एक्स का आईटीसी बिल्कुल क्लेम करे। बट वाई तो नील रेट है, मतलब बेसिकली एग्जेम्प्टेड है। जेड तो एक्सपोर्टेड है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स बोला है, एग्जेम्प्ट तो नहीं बोला, तो वाई बीइंग एन एग्जेम्प्ट सप्लाई विल नॉट बी अवेलेबल। तो वाई के केस में आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, बाकी केस में आप आईटीसी अवेलेबल करेंगे। समझ में आया ना सर? हेलो, यस सर यही सब छोटा छोटा बात जोड़ जाड़ के एक पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। यहाँ पर एक चीज याद रखें जरा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 of the IGST Act specify that ITC may be availed on inward supply for making zero rated supply, notwithstanding the exempt nature of zero rated supply. Zero rated supply is an expression that covers two kinds of supply, export and supply to a SEZ unit. जीरो रेटेड सप्लाई में बेसिकली जो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मेनली दो काइंड ऑफ सप्लाई होता है, एक जो एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है, मतलब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वो जीरो रेटेड माना जाता है, और जो एसीजेड यूनिट पे दिया जाता है या एसीजेड डेवलपर को दिया जाता है। अब आपके मन में अगर सवाल है सर एसीजेड कौन है, एसीजेड यूनिट कौन है या एसीजेड डेवलपर कौन है, ये बात मैं इनकम टैक्स में भी पढ़ाने के टाइम पे मुझे बोलना पड़ता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यस सर, एसीजेड मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे अदानी का एक कंपनी है सर, अदानी पोर्ट एंड एसीजेड। आजकल अदानी लेके बहुत चर्चा है, चर्चा होगा सर, जो कुछ करता है उसके बारे में चर्चा जरूर होता है, लेकिन आप ना जरा समझे बात को। ये जो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी है, ये करता क्या है सर? अदानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के अंदर एक ऐसा
पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे ना ACZ नियर मी या ACZ इन इंडिया, ये देखो हमें कुछ एरिया दिखा रहा है, फॉल्ता, गोल पार्क, धनसिरी IT पार्क, गंगापुर वेस्ट बंगाल, फॉल्ता ACZ। हाउ मेनी ACZ इन इंडिया? सर इंडिया में करीब करीब 265 ACZ है, जिसमें से ज्यादातर तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये ACZ करता क्या है, ये ACZ करता क्या है? सर ACZ एक ऐसा एरिया है जहां पर बेसिकली इफेक्टिव वे में देश का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। सर इंडिया, ACZ इन इंडिया के बारे में एक चीज समझो, इंडिया वाज द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। मतलब वहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट आता है, फिर वहां पर उसको जरूरत के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसको असेंबल करना, फिर उसे एक्सपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। इन प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट विद एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप इन कंदला, ये गुजरात में है 1965 में। इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग एक्सपीरियंस्ड एंड अकाउंट of the multiplicity of the control and clearance, absence of world-class infrastructure and unstable fiscal regime, and with a view to attract larger foreign investment in India, the special economic zone policy was announced in April 2000. इंडियन एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए अप्रैल 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी अनाउंस किया गया। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली देश का एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। और एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट के साथ साथ देश में फ्री ट्रेड जोन बन रहा है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बन रहा है, इंडस्ट्रियल एस्टेट बढ़ रहा है, अर्बन एंटरप्राइज जोन बन रहा है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंडिया में और आना चाहता है, पैसा डालना चाहता है। यहाँ पर पूरा लिस्ट है इंडिया के कौन से स्टेट में कितना ACZ है। ACZ को कुछ सुविधा मिलता है सर, मतलब जो ACZ में बिजनेस करते हैं उनको देश में टैक्स वगैरह में काफी छूट मिलता है, ठीक है। तो ये सब छूट बहुत सारे बिजनेस का मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, बट इसमें कंट्री को बहुत हेल्प होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में 32 ACZ है, चंडीगढ़ में 2, छत्तीसगढ़ में 2, दिल्ली में 2, गोवा में 7, गुजरात में 28, हरियाणा में 23, पश्चिम बंगाल में 7 है, यूपी में 23, तेलंगाना में 68, तमिलनाडु में 54, कुल मिला के करीब 417। सेक्टर वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन है सर, मतलब ACZ के ऊपर ज्यादा नहीं बोलेंगे यार। ये देखो एग्रो के लिए कितना है, एयरपोर्ट बेस्ड मल्टी प्रोडक्ट के लिए कितना है, ऑटो रिलेटेड कितना है, एविएशन रिलेटेड कितना है, बहुत सारा लिस्ट है। हाँ सर, ये सब ऐसे ही अदानी नहीं सर अदानी का सारा नहीं है, गवर्नमेंट का है। अदानी इसमें से बहुत सारा ACZ को डेवलप करता है, ACZ को डेवलप करने का काम अदानी करता है। वन ऑफ द मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन जो ACZ को डेवलप करने में काम करता है, बाकी गवर्नमेंट भी करता है स्टेट वाइज, जैसे विशाखापत्तनम। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो सर, बोलो। ओके सर, ठीक है। सारा ACZ अदानी का नहीं है सर, अदानी ACZ को डेवलप करने का काम करता है, ठीक है। तो ये ACZ देश का एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे बंगाल में है, फलता में है, राजारहाट कोलकाता DLF लिमिटेड, फलता स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर पड़ता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये भी कोलकाता में है, 2008 में बना है, इसको भी सिमिलर पॉइंट में बनाया गया है। यूनिटेक न्यू टाउन में, ये भी वही है, ठीक है। फिर आपका ये देखो एमएल डालमिया एंड कंपनी, ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बना है। सॉल्टलेक इलेक्ट्रॉनिक सिटी विप्रो, ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। ये सब कोलकाता का बात किया आपको, ठीक है। वैसे आपको बहुत मिलेगा, बाकी और भी लिस्ट बड़ा पड़ा है, बैठे बैठे देखो, समझा करो करता क्या है क्या होता है, ठीक है, आपको आइडिया मिलेगा सर। तो जो भी है इतना समझ लो कि अगर कोई ACZ यूनिट को कुछ सप्लाई करता है तो उसमें भी 0 रेट लग जाता है। Therefore, ITC is available on goods or service used for supplies made in course of export or to an ACZ unit or ACZ developer, वो 0 rated कैटेगरी में चले जाते हैं।
क्योंकि रेट को जीरो रेट लगाने के पीछे का मेन मानसिकता यही है कि वो प्रोडक्ट विदेश में जाएगा, क्योंकि अगर खरीदने में ज्यादा खर्चा बढ़ जाए टैक्स लगा के तो फिर बेचने में पैसा मुश्किल हो जाएगा। तो ताकि देश का चीज विदेश में एक्सपोर्ट होके फॉरेन रिजर्व डेवलप करता है, तो देश के लिए एक दूसरा इनकम का जो ये बन जाएगा। और हमारे देश में जितना फॉरेक्स रिजर्व बनेगा, हम लोग विदेश से उतना अच्छे से प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, तेल खरीद पाएंगे। तेल खरीदने के पास पैसा हो तो देश का बहुत सारा चीज ऐसे इजी हो जाता है। सबसे बड़ा चीज, साथ में जरूरत का जो भी प्रोडक्ट्स है, मशीनरीज है, वो भी हम लोग परचेस कर सकते हैं। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिंता का वही बात है सर, कि उसके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट ठीक से नहीं कर पाता। और उसके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, तो फॉरेन रिजर्व का पैसा नहीं होगा तो तेल कहाँ से खरीदेगा, क्योंकि तेल तो इंटरनेशनल डॉलर से खरीदना पड़ता है। अब ये चक्कर है, तो जितना हम कमाएंगे, जितना हमारा फॉरेन रिजर्व भरा पड़े रहेगा, उतना हमारे लिए, मतलब जो चीज हमारे देश का नहीं है पर हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो सब चीज खरीदने में हमारे पास पैसा रहेगा। अब सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इकोनॉमी को समझोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी। ओके सर, आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से किस प्रोडक्ट में हम जीएसटी को ब्लॉक कर देंगे और किस में मतलब आईटीसी को ब्लॉक कर देंगे और किस में आईटीसी मिल जाएगा, ये हम लोगों ने देखा। कुछ ऑप्शनल मेथड भी है जो बेसिकली बैंक एक्सेट्रा में लगता है, 17 सबसेक्शन 4, इसको रूल 38 के साथ पढ़ने के लिए बोलता है। A banking company or a financial institutions including a NBFC, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन एक्सटेंड करता है, एडवांस प्रोवाइड करता है, has the option to limit its availment of ITC to 50% of the eligible ITC on inputs or capital goods and input service each month, और बाकी ITC इनका लैप्स हो जाता है। बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी जो बेसिकली डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं या लोन एक्सटेंड करते हैं, लोन देते हैं, उनके पास ऑप्शंस है टू लिमिट इट्स अवेलमेंट ऑफ आईटीसी टू 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी। जितना आईटीसी उनका क्लेम होता है उसका 50% तक वो ले सकता है और इनपुट्स परचेस में, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या जो भी हो, एंड इनपुट सर्विसेज ईच मंथ एंड रिमेनिंग आईटीसी उनका लैप्स हो जाता है। याद रखें, क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस दैट आर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, जो नॉन बिजनेस पर्पस में आप यूज करते हो वो भी आपका लैप्स हो जाता है, वो अवेल नहीं हो पाता। 17 सबसेक्शन 5, restriction of availing 50% ITC shall not apply to the tax paid on supplies procured from another registration within the same entity. Same entity में अगर another registration है, तो in that case भी आपको 50% ITC ही restriction, मतलब ITC मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा। That is 100% credit of such tax can be availed. The option once exercised cannot be changed during the remaining part of the financial year. जो options आप एक बार available कर लेंगे, वो same financial year में और change करने का मौका नहीं मिलेगा। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज में लेके जा रहा हूँ सर, जो टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट था, ब्लॉक क्रेडिट। आपको मैं दो चीज बोला था, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। व्हाट इज ब्लॉक क्रेडिट और कहाँ कहाँ क्रेडिट ब्लॉक है, बहुत लंबा लिस्ट है बट आपको नॉलेज होना चाहिए। ITC of tax paid on almost every inputs and input service used for supply of taxable goods or services allowed under GST except a small list of items. कुछ आइटम हैं जिसमें आपका जीएसटी ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब आईटीसी को ब्लॉक कर दिया जाता है। आप जीएसटी पे करते हो पर आपका आईटीसी क्लेम करना ब्लॉक है। Thus, ITC on such items is not allowed even though the same may qualify as inputs or input service or capital goods are used in the course of furtherance of business. हो सकता है कि आप उसे बिजनेस के फर्दरेंस में यूज करें, बट फिर भी उसके रिगार्डिंग जो जीएसटी आप पे करते हो वो एज एन आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। इसको नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं, इसको नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं। तो क्या सर आता क्या है नेगेटिव लिस्ट में? नेगेटिव लिस्ट कवर्स मेनली आइटम्स ऑफ पर्सनल कंजम्पशन, जो चीज हम लोग पर्सनल कंजम्पशन करते हैं और उसके लिए जो जीएसटी पे करते हैं वो आईटीसी हमें कभी नहीं मिल सकता। इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस यूज ऑफ व्हिच रिजल्ट्स इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्टिकुलर इनपुट या इनपुट सर्विस हम यूज करते हैं जो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्म करता है, एक्सेप्ट प्लांट मशीनरी,
telecommunication towers, pipelines laid outside the factory premises, etc., and tax paid as a result of detection of evasion of taxes. ये सब चीज के कारण अगर कोई भी आपका पर्टिकुलर जीएसटी पेमेंट होता है तो वो सब चीज आपको जीएसटी आईटीसी के तौर पे अवेलेबल ब्लॉक कर दिया जाता है। अब देखो ये ब्लॉक क्रेडिट का पूरा लिस्ट देखो, आपको ना क्लैरिटी मिलेगा कि कब कब आप जीएसटी दोगे, बिजनेस के फर्दरेंस के लिए यूज भी करोगे, पर फिर भी जीएसटी क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर भी क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे कि मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वीनियंस रिलेटेड सर्विसेज, इंश्योरेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जैसे कि आपको भी बताता हूँ, मोटर व्हीकल एंड कन्वीनियंस हैव बीन डिफाइंड इन CGST एक्ट। Vehicle running upon fixed rail, special purpose vehicle for being used in a factory or enclosed premises। फैक्ट्री के अंदर अगर कुछ तरह का गाड़ी चलता है ना, जो फैक्ट्री के अंदर ही एक फिक्स लाइन बना के फैक्ट्री काम देखने के लिए चार्ज लगता है, वो सब चीज में जो जीएसटी पेमेंट होता है ना, वो सब में आईटीसी नहीं है। व्हीकल विथ लेस देन 4 व्हील्स फिटेड विथ इंजन कैपेसिटी, 4 चक्का से कम है, इंजन फिट है उसमें अप टू 25 सीसी वाला। द रेलवेज 2 or 3 व्हीलर्स विद इंजन कैपेसिटी ऑफ अप टू 25 सीसी, बाइसाइकिल एटसेट्रा डू नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल। इसको मोटर व्हीकल के डेफिनेशंस में नहीं दिया जाता। ब्रॉडली स्पीकिंग, आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट यूज्ड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशंस विद सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ पर्टिकुलर चीजें जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है, बट उसमें आपको आईटीसी ब्लॉक मिलता है। फर्दर आईटीसी इज आल्सो ब्लॉक्ड ऑन सर्टेन सर्विस रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, इंश्योरेंस बिजनेस, सर्विसिंग एंड रिपेयर मेंटेनेंस, ये सब में ब्लॉक्ड है। सर थोड़ा लिस्ट दो ना, चलो देख लो सर, लंबा लिस्ट। इस लिस्ट को अगर मैं थोड़ा समरी करूं और अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल वाइज देखो, आईटीसी ऑन कार्स परचेस्ड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ध्यान से सुनना, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हो, आपने कार खरीदा पर ऑफिशियल यूज के लिए, एम्प्लॉय के ऑफिशियल यूज के लिए, एम्प्लॉय के ऑफिशियल यूज के लिए अगर आपने कोई कार खरीदा, पर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और आपने जो कार परचेस किया उसमें जो आपने जीएसटी पे किया, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक्ड है। आईटीसी ऑन कार परचेस्ड बाय ए कार डीलर फॉर सेल टू कस्टमर इज अलाउड। ध्यान से समझिए सर, छोटा छोटा फर्क है। आप कार डीलर हो, आप कार परचेस किए, फिर कार कस्टमर को बेचे, तो बेच खरीदने के टाइम पे जो जीएसटी आपने पे किया और सेल करने के टाइम पे जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया, उसमें आपको आईटीसी क्लेम अवेलेबल हो जाएगा। आईटीसी ऑन कार परचेस्ड बाय ए कंपनी एंगेज्ड इन रेंटिंग आउट कार, कार रेंटिंग का काम करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इनको भी जो जीएसटी ये दे रहा है कार परचेस के टाइम पे, वो भी इनके लिए भी अलाउड है, क्योंकि यही बिजनेस करता है। वो कार किस लिए खरीदा? कार का रेंट का बिजनेस करने के लिए। सर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो ना सर बात को? कभी ब्लॉक है तो कभी अलाउड है। तो देखो आपको एक सिचुएशंस मैंने दिखाया, आपने देखा ब्लॉक, पर आपने सिमिलर 2 सिचुएशंस देखा अलग टाइप का, जिसमें आपने देखा कि आईटीसी अलाउड। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। यस आईटीसी ऑन कार परचेज बाय ए कार ड्राइविंग स्कूल। आप एक कार ड्राइविंग स्कूल चलाते हो, तो कार ड्राइविंग स्कूल चलाना बिजनेस है, तो आप अगर कार खरीदने के टाइम पे आईटीसी दे रहे हो तो वो भी अलाउ कर रहा है। आईटीसी ऑन बसेस जिसका सीटिंग कैपेसिटी 24% है, मिनिमम 24% है, परचेज बाय ए कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। एक कंपनी ने उसको परचेस किया अपने एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉर देयर रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक, मतलब घर से ऑफिस आएगा, ऑफिस से घर जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले रहा है,
बोलता है कि ये आईटीसी अलाउड है। ITC on truck purchased by a company for transportation of its finished goods, ये भी अलाउ कर रहा है। ITC on aircraft, मतलब एरोप्लेन purchased by a manufacturing company for official use, कहता है कि ब्लॉक टाइम, मतलब सीईओ अपने यूज के लिए, ऑफिशियल यूज ऑफ इट सीईओ अपने ऑफिशियल यूज के लिए एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, पर वो कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो यह ब्लॉक्ड आईटीसी है। आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट परचेज्ड बाय एन एविएशन स्कूल, एविएशन स्कूल मतलब जो जैसे ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखते हैं, एविएशन स्कूल में पायलट बनना सीखते हैं। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑफ नॉन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ठीक है, फ्लाई नहीं करेगा बट बाकी ट्रेनिंग मिलेगी, इनका आईटीसी अलाउड है। आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार यूज्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस इज ब्लॉक्ड। सर ये जानना जरूरी है, आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, तब आप ये नहीं बोल सकते नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं लिस्ट पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ITC on maintenance and repairs of service availed by a company for a truck used for transporting of finished goods allowed है। ITC on general insurance service taken on car manufactured by a car manufacturing company is allowed। तो there are certain situations जब आपने देखा कि कभी आपका ITC ब्लॉक कर दिया गया तो कभी आपका ITC अलाउ कर दिया गया, लेकिन ये अंथबड़ी नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ लॉजिक भी काम करता है सर। मेनली जहां जहां बिजनेस की जरूरत को गवर्नमेंट ने सही समझा तब अलाउ किया, और जब उसको लगा कि ये बिजनेस की जरूरत के लिए इतना भी जरूरी नहीं है तब उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये मैंने आपको मिक्स्ड अप बताया, बट अगर आप यहाँ से लिस्ट को एक बार गो थ्रू करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये देखो गुड्स और सर्विस विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, पूरा लिस्ट दिया हुआ है, और एक्सेप्शन टू गुड्स और सर्विस मेंशन्ड इन कॉलम 2 ऑन विच क्रेडिट इज अलाउड, तो कहाँ कहाँ अलाउड करता है उसका भी लिस्ट दिया है। जैसे मोटर व्हीकल के बारे में जो बात आपसे कर रहा था, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विथ सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 पर्सन, इसका सीटिंग कैपेसिटी 13 जन से कम है, रेफर्ड टू एज इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। और अगर उसे एक इनएलिजिबल मोटर व्हीकल बोलते हैं, जो हम लोग पहले भी टेबल में देखे, ठीक है, तो ऐसा गाड़ी अगर है तो क्या उसको परचेस करने के टाइम पे जीएसटी में क्रेडिट ब्लॉक करेगा कि देगा, तो इसमें भी कुछ बात करते हैं सर। सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है, तो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल व्हेन यूज्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल पर्पस मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, मतलब बेसिकली ये जो पर्टिकुलर व्हीकल है आप उसको बेचते हो, तो खरीदने के टाइम पे अगर आपने जीएसटी दिया और फिर पर्टिकुलर गाड़ी को आप बेच रहे हो मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, तो उसमें आईटीसी अवेलेबल है। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है तो भी आईटीसी एलिजिबल है। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपोर्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, आईटीसी अवेलेबल है। समझ रहे हो सर? बट बाकी कोई सिचुएशंस है तो आईटीसी अवेलेबल नहीं है। तो कहता क्या है, आईटीसी ऑन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन द एलिजिबल पर्पस इज नॉट अलाउड। मतलब यहाँ पर जो एलिजिबल पर्पस मैंने आपको पढ़ाया, एलिजिबल पर्पस में यूज कर रहा है तो आईटीसी मिलेगा, बट अगर पर्पस में यूज नहीं हो रहा है आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 30, अगर कोई पर्टिकुलर गाड़ी का सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है इंक्लूडिंग ड्राइवर, यूज्ड फॉर एनी पर्पस, तो उसमें आईटीसी अलाउड है। एंड आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल अदर देन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और डंपर्स, ट्रिपर्स एटसेट्रा, यूज्ड फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस में यूज हो, उसमें भी आईटीसी अवेलेबल अलाउड है। तो सिर्फ मोटर व्हीकल के सीटिंग कैपेसिटी पे और एलिजिबल पर्पस की कैपेसिटी पे आईटीसी मिलना और ना मिलना निर्भर कर रहा है। क्या आप समझ में आया सर?
मोटर व्हीकल का सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, और अगर वो एक इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है, जैसे कि 25 सीसी का गाड़ी है, तो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है, भले ही आप उससे ट्रांसपोर्ट चला रहे हो, पैसेंजर चला रहे हो, बट जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर नहीं आता। लेकिन ऐसा मोटर व्हीकल अगर फर्दर सेल के लिए है तो आईटीसी मिलेगा। ऐसा मोटर व्हीकल अगर ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर के लिए है तो आईटीसी मिलेगा। ऐसा मोटर व्हीकल अगर ट्रेनिंग के लिए है तो आईटीसी अवेलेबल है। बट अगर इन पर्पस को छोड़ के कोई और पर्पस में है तो आईटीसी अवेलेबल नहीं है। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है, ड्राइवर को छोड़ के लेके कोई भी पर्पस में यूज हो, आईटीसी अवेलेबल हो रहा है। अगर कोई मोटर व्हीकल इनएलिजिबल मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, डंपर्स, ट्रिपर्स एक्सेट्रा में यूज हो रहा है फॉर एनी पर्पस, वो भी आईटीसी आपको अवेल कर रहा है। ये तो था मोटर व्हीकल। सिमिलरली वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के लिए बोलता है। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, वेसल्स क्या है? जो जो छोटा छोटा नाव में चलता है सर, नदी के अंदर, ठीक है, डोमेस्टिक रिवर ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट व्हेन यूज्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल पर्पस, अगर वो एलिजिबल पर्पस में यूज होता है आईटीसी अवेल हो जाएगा। जैसे सेम कॉन्सेप्ट, मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जो एयरक्राफ्ट या वेसल्स है उसको फिर से सप्लाई हो रहा है तो उसमें आपको आईटीसी मिलेगा। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आपको आईटीसी मिलेगा। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपोर्टिंग, ट्रेनिंग ऑफ नेविगेटिंग सच वेसल्स, आपको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ इंपोर्टिंग, ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो जाएगा। अगर एलिजिबल पर्पस को छोड़ के कोई और पर्पस में है तो आईटीसी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अलग अलग चीजों में बोला है, एक बार गो थ्रू करके रखोगे सर। और मैंने आपको एग्जांपल्स बहुत सारा पढ़ के सुनाया कि कब मिल रहा है और कब नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है ये सर? नो, बहुत सारा सिचुएशंस होता है सर रियल लाइफ में। अब हर एक सिचुएशंस के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज जीएसटी समझ में आना नामुमकिन हो जाता है। जैसे यहाँ पर बात है सर, फूड बेवरेज आउटडोर कैटरिंग हेल्थ सर्विस एंड अदर सर्विस। अब फूड बेवरेज आउटडोर कैटरिंग हेल्थ सर्विस एंड अदर सर्विस, इसमें आईटीसी कब अवेलेबल होगा और कब अवेलेबल नहीं होगा, किस केस में अवेलेबल होगा और किस केस में अवेलेबल नहीं होगा। ये देखो सर, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज फूड आइटम फॉर बीइंग सर्व टू इट्स कस्टमर। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फूड आइटम परचेज कर रहा है और अपने कस्टमर को खाना देने के लिए, लेकिन कस्टमर को देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कस्टमर को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में देगा, कंपनी कोई दूसरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है लेकिन अपने कस्टमर के लिए गुड्स को परचेज किया है, तो कहता है क्या इसमें आईटीसी मिलेगा? मतलब इस फूड आइटम को खरीदने के लिए तो जीएसटी दिया होगा। सिंपल बात है सर, यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट तो नहीं चला रहा है वो, तो ये जो भी वो कर रहा है ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो वो है नहीं, तो आईटीसी ऑन सच गुड्स इज ब्लॉक्ड। क्या है ना, आईटीसी को लेके लोग खेल खेलता है तो खेल नहीं खेलने देगा, उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। Avian company, a caterer of Amritsar, has been awarded a contract for catering in a marriage to be held in Ludhiana. Avian company अमृतसर का कैटरर है, उसको अवार्ड मिला है कैटरिंग का, मैरिज है लुधियाना में, दोनों ही पंजाब में है। The firm has given the contract for supply of snacks to be served in the marriage to CD and Sons, a local caterer of Ludhiana. अब ये जो कंपनी है, ये जो एवियन कंपनी है, वो स्नैक सर्विस के लिए लुधियाना का एक लोकल कैटरर को ले लिया जिसका नाम है CD and Sons. अब क्वेश्चन इज दैट आईटीसी ऑन सच आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड बाय एवियन कंपनी इज अलाउड। ये जो आउटडोर कैटरिंग सर्विस को उन्होंने लिया ना, दैट इज CD and कंपनी, इन पे अगर जो भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट रहेगा, जो भी आईटीसी का कॉन्सेप्ट रहेगा, ये उनको अलाउ होगा बिकॉज वो बिजनेस कर रहा है, बिकॉज वो बिजनेस कर रहा है। तो आईटीसी ऑन आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड बाय ए गारमेंट एक्सपोर्टर, ध्यान से सुनना, फॉर ए मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर इट्स प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, इनके लिए ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि वो कैटरिंग सर्विस जो ले रहे हैं ना अपने कस्टमर को खिलाने के लिए, अब कस्टमर को खिलाने के लिए जो कैटरिंग सर्विस ले रहा है वो बिजनेस पर्पस में नहीं है। हाँ हो सकता है वो बिजनेस पर्पस में है
पर खाने का बिजनेस तो नहीं करता ना वो, कैटरिंग का तो बिजनेस नहीं करता है ना। ठीक जैसे लुधियाना का वो एबी एंड कंपनी जो करता है। तो गारमेंट एक्सपोर्टर अगर कैटरिंग सर्विस ले और उसमें जीएसटी आईटीसी जीएसटी पेमेंट करे तो उसका आईटीसी उनके लिए ब्लॉक्ड है। लेकिन वही आईटीसी एबी एंड कंपनी क्योंकि वो कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है तो सिमिलर फील्ड में है तो उनको अवेलेबल है। बिजनेस का नेचर को समझे तो जीएसटी कब अवेल होगा, आईटीसी कब अवेल होगा और कब ब्लॉक करेगा, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस का जरूरत नहीं पड़ेगा। हेलो, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सर बात? मैं बहुत सारा बात एक साथ करे जा रहा हूँ, क्या आप लोग समझ पा रहे हो? आयन, रोशनी, नील, शिवम, शालिनी, विश्वजीत, बोलो। ये सर बिजनेस के लिए करना है तो आईटीसी अवेलेबल। बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस तो गारमेंट वाले भी कर रहे हैं, बिजनेस तो कैटरिंग नॉन जो प्योर कैटरिंग कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन प्योर कैटरिंग वाले गारमेंट गारमेंट वाला लेकिन अपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं कर रहा है, इसका उसका अवेल नहीं। हाँ मतलब गारमेंट वाले भी बिजनेस के लिए ही कर रहा है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के लिए ही वो कैटरिंग को बुलाया है। बट क्वेश्चन इज दैट अगर वो गारमेंट बिजनेस में कुछ परचेस करता, उसका जीएसटी पे करता और उसका आईटीसी क्लेम करता तो ठीक था। पर गारमेंट बिजनेस के साथ कैटरिंग बिजनेस का क्या कनेक्शन? यस सर। डायरेक्ट बिजनेस का तो कोई कनेक्शन नहीं है, बिजनेस के जरूरत में वो यूज कर सकता है। तो उसका भी आप जीएसटी पे करोगे और उसका आईटीसी क्लेम करोगे, ये बोलने से तो नहीं होगा। सिमिलरली outdoor catering service is availed by a company to run a free canteen in its factory. The Factories Act 1948 requires the company to set up a canteen in its factory. So ITC on such outdoor catering is allowed. समझ रहे सर? फैक्ट्री एक्ट 1948 कंपनी को ये परमिशन देता है कि वो फैक्ट्री में कैंटीन सर्विस चलाए। सो आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड बाय ए कंपनी टू रन ए फ्री कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री, और उसके लिए जो भी जीएसटी उनको पे करना पड़ता है उसका आईटीसी को बिल्कुल अलाउ कर सकता है फैक्ट्री। The managing director of a company has taken membership of a club, the fees for which is paid by the company. सर डायरेक्टर ने मानो कि महिंद्रा क्लब में अपना मेंबरशिप लिया है और उसका जीएसटी पे किया है और जीएसटी कंपनी पे किया है, तो क्या इसका आईटीसी कंपनी अवेल कर सकता है? हाँ बिल्कुल नहीं सर, ब्लॉक्ड है। A company avails the service of a travel agency for organizing a free vacation to its top performing employees. इसका भी ब्लॉक हो जाएगा। Company avails the service of a travel agency for organizing a free vacation to its top performing employees. बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए जो भी जीएसटी वो पे करेगा वो आईटीसी उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। कंपनी ही आईटीसी अवेल नहीं कर सकती। तो ये सब बातें हैं सर जो आपको आईटीसी में जानना चाहिए। सिमिलरली वर्क कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो खुद से एक बार गो थ्रू करो, बहुत सारा पॉइंट है। अगर आप खुद से भी कुछ पॉइंट गो थ्रू कर लोगे, अगर कोई डाउट रहेगा एग्जाम्पल पढ़ के, अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है आप मुझे पूछे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो अगर आप इतना समझ गए ना सर, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आईटीसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊँ, और बाकी जो पॉइंट्स हैं मैं बस आपको इतना कहता हूँ कि आप ना थोड़ा गो थ्रू करके रखिए। और ये जो क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, सेक्शन 18 का एरिया है, इसे भी एक बार गो थ्रू करके रखें, कुछ नहीं तो कम से कम कुछ एग्जाम्पल्स ही देख के रखें। अगर आप इतना देख के रखते हैं तो क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा आपको तो आपको समझने में बड़ा आसानी होगा, और ये आईटीसी का चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसके लिए रेडी रहें, ठीक है? क्योंकि आईटीसी जीएसटी का वन ऑफ द टॉप मोस्ट मतलब हॉट टॉपिक माना जाता है। तो अगर आप इसमें जितना अच्छे से पढ़ोगे आप उतने अच्छे से इसको समझ पाओगे और इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस आंसर भी कर पाओगे, ठीक है सर? तो बेसिकली आज इतना ही है, बाकी डिस्कशंस आपके साथ क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट क्लास में करके आईटीसी को कंप्लीट करो, ठीक है? বোঝা যাচ্ছে তো? यस सर, ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, टाटा। थैंक यू सर।
Thank you, Okay. sir. Okay.